हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टायरिसिस विजन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एंग्लो सैक्सन एज में तीन जर्मनिक ट्राइब्स एंजल सैक्सन्स और जूट्स जर्मनी से आते हैं यहाँ पर एक मशीनरी के तौर पर और आ करके यहाँ का जो कंट्री है इंग्लैंड, उसको वो टेक ओवर कर लेते हैं और उसको कॉलोनाइज और जो है वहां पे राज करना शुरू कर देते हैं। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था अभी रोमन्स के द्वारा यहाँ पर, जिन्होंने 410 में इस जगह को छोड़ करके चले गए हैं, उसको इन्होंने बड़ी आसानी से टेक ओवर कर लिया। उसके बाद यहां पर सेंट अगस्टीन आते हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को लेकर के और लोगों को वहां पे कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। फिर से यहां पे क्या होता है कि जो है एग्बर्ट पहला ऐसा किंग आता है जो इस तीनों ट्राइब्स को, एंजल सैक्सन्स और जूट्स को इकट्ठा करता है और इन पे शासन करना शुरू करता है। उसके बाद आता है 1066 एडी का टाइम, ठीक है, 1066 एडी का टाइम, जहां पर क्या है कि नॉर्मंडी से विलियम द कॉन्करर आता है और यहां पर आकर के वो वार ऑफ हेस्टिंग्स में हैरोल्ड सेकंड, जो कि लास्ट रूलर था एंग्लो सैक्सन पीरियड का, उसको मार करके यहां का राजा बन जाता है। तो किस तरीके से एंग्लो नॉर्मन पीरियड में तब्दीलियां होती हैं शासन में, कौन कौन से शासक आते हैं और कौन सा लिटरेचर किस टाइप का यहां पर फ्लोरिश होता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड पे। तो आइए देखते हैं। इसको हमने डिवाइड किया है इस तरीके से, मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड क्यों? क्योंकि ये मेडिवल एजेस कही जाती हैं, मिडिल एजेस या डार्क एजेस इनको हम कहते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो ये है डार्क एजेस कहने का, क्योंकि यहां पर चर्च का, ठीक है, या यूं कहें कि रिलीजन का इतना ज्यादा डोमिनेंस था कि किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी, चाहे वो लिटरेचर की फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट की फील्ड में हो या किसी स्कल्पचर जो भी हो, वो फ्लोरिश नहीं होता है। इवन लोगों का जो ट्रेड था और ऑक्यूपेशन था वो भी चर्च के द्वारा डिसाइड किया जाता था। तो इसलिए इस एज को हम मेडिवल एज या डार्क एज कहते हैं। और मिडिल इंग्लिश पीरियड इसे हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके पहले हमने देखा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जहां पे अभी इंग्लिश पे पूरा का पूरा जो एकाधिकार है वो जर्मनी के लोगों का है। पूरी अगर कोई एपिक भी लिखी जा रही है, बियोवुल्फ, तो वहां की जर्मनिक सेटिंग है। अब यहां से क्या हो रहा है कि मिडिल एजेस में आकर के इंग्लिश डायलेक्ट्स तो थी, लेकिन इसको हम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बहुत देर में बाद जो है डिसाइड किया जाता है, अभी यहां पर इंग्लिश एक एज अ डायलेक्ट ही चल रही है। तो आइए देखते हैं कि यहां पर टाइमलाइन में कौन कौन सी ऐसे मेजर चेंजेस होते हैं जिससे पूरी पॉलिटिक्स, हिस्ट्री वहां की गवर्न होना शुरू होती है। वी कैन स्टडी मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी कि इस टाइम से इस टाइम तक, इन डिफरेंट फॉलोइंग सेक्शंस। कौन कौन से वो सेक्शंस हैं देखते हैं उनके बारे में। तो ये है सबसे पहला एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड किसके नाम पर है? विलियम द कॉन्करर के नाम पर, ठीक है, जो वहां से आता है और युद्ध को लड़ता है। अब यहां पे 1066 एडी से लेकर के 1350 एडी तक इनका रूल चलता है, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड या एंग्लो नॉर्मन जो किंग्स थे उनके नाम को लेकर के। अब देखते हैं टाइमलाइन में सबसे पहली जो डेट है वो है 1066, 1066। और क्या होता है यहां पे? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ यहां पे। विलियम ऑफ नॉर्मंडी डिफीट्स हैरोल्ड इन द वॉर ऑफ हेस्टिंग्स। क्या होता है? हैरोल्ड सेकंड, जो कि क्या है, लास्ट एंग्लो सैक्सन रूलर है, उसको विलियम द कॉन्करर हेस्टिंग्स के मैदान में, ओरिजिनली ये जो वॉर है वो हेस्टिंग्स में नहीं लड़ा गया था, ठीक है, ये लड़ा गया था हेस्टिंग्स से ही 7 माइल दूरी पर, ठीक है, 7 मील की दूरी पर लड़ा गया था। लेकिन क्योंकि नियरेस्ट जो लोकेशन थी वो हेस्टिंग्स थी, इसलिए इस जगह को वार ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से हम जानते हैं, हेस्टिंग के वजह से। अब यहां पे क्या होता है? विलियम द कॉन्करर अटैक करता है और पहले ही दिन, यानी इस युद्ध का जो भी डिसीजन था वो एक ही दिन में ले लिया जाता है, क्योंकि सुबह युद्ध स्टार्ट होकर के 9 बजे के आसपास ये शाम को खत्म हो जाता है और एक ही दिन में विलियम द कॉन्करर हैरोल्ड सेकंड को डिफीट कर देता है। कई सारी बातें हैं हैरोल्ड सेकंड के मरने के कारण,
मरने के रीजंस कौन कौन से हैं, तो वहां पे कुछ लोगों का यह कहना है कि हेरोल्ड सेकंड की आंख में तीर लगती है और वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा कई सारी अलग टैक्टिक्स को भी विलियम द कॉन्करर यूज करता है। उसमें से एक टैक्टिक्स ये थी, तो उसने सेना, जो उसकी विरोधी सेना थी, उसमें यह बात फैला दी कि ये लोग जो है भाग रहे हैं वहां से युद्ध को छोड़ करके। अब इस गलत सूचना ने इनको मिस इन्फॉर्मेशन होने की वजह से जो एंग्लो सैक्सन्स वॉरियर्स थे, जो यहां पे लड़ाकू थे, वो अपने आप को शिथिल कर लेते हैं और फिर से विलियम द कॉन्करर पलट करके यहां पर अटैक कर देता है और ये इनको हरा देता है। इसके हारने के साथ साथ, इस युद्ध के हारने के साथ साथ एंग्लो सैक्सन्स का जो टाइम था वो यहां पर खत्म हो जाता है और एक नए एम्पायर की नींव पड़ती है जो कि नॉर्मन्स के नाम से जाना जाता है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में यहां पर विलियम द कॉन्करर के आने का सीधा सीधा पर्पस था कि वो इस कंट्री को, इसकी मैग्निफिसेंस को लूटना चाहता था। जिस तरीके से इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है 712 के आसपास, उसी तरीके से विलियम द कॉन्करर भी क्या कर रहा है, वहां पर उसने अटैक किया और जब उसने यहां पे रूल करना शुरू किया तो जब भी वो वापस जाता अपने वतन, यानी कि जहां से वो आया हुआ था नॉर्मंडी, फ्रांस का वो ड्यूक था, तो यहां से वो गुलामों को लेकर के जाता, जो कमजोर लोग थे, ठीक है, उनको वो यहां से लेकर के जाता और वहां पर छोड़ देता काम करने के लिए। और जब वहां से वो वापस आता तो अपने विश्वास पात्र जो लोग थे उनको वो लेकर के यहां पर आता। इवन यहां पर विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड से जो बिशप लोग थे, जो लॉर्ड से, उनको भी वो लेकर के यहां से जाता है और अपने कंट्री फ्रांस में जाकर के छोड़ देता है। और वहां से उसने धीरे धीरे ला करके अपने लोगों को यहां पर सेट करना शुरू किया, ठीक है। और जब वो वापस आया तो बिशप और अधिकारियों को हटाकर अपने लोगों की उसने भर्ती की। अब इसके बाद क्या होता है, अगली जो टाइमलाइन है दैट इज 1135, स्टीफन हेनरी फर्स्ट नेव्यू। इनको हम जानने से पहले थोड़ा सा हम टाइमलाइन को देख लेते हैं। टाइमलाइन यहां पे हम बात कर रहे हैं, कौन सी टाइमलाइन, कौन कौन से किंग्स आते हैं। पहला है विलियम द कॉन्करर, विलियम द कॉन्करर, ठीक है, वो 1066 में यहां पर आते हैं और इनके बाद विलियम द कॉन्करर के बाद इनके बेटे हेनरी फर्स्ट वो यहां पर रूल करना शुरू करते हैं और उनका जो रूलिंग टाइम था वो 1100 से लेकर के 1135 तक था। 1100 से लेकर के वो 1135 तक यहां पर रूल करते हैं विलियम द कॉन्करर। इनका एक बेटा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि विलियम की एक बेटी भी है, ठीक है, एक तो इनका बेटा है हेनरी और एक इनकी बेटी है जिसका, ठीक है, बेटा है स्टीफन, डॉटर है, और इनका बेटा है स्टीफन। हेनरी फर्स्ट के दो बच्चे हैं, हेनरी फर्स्ट के दो बच्चे हैं, एक तो इनका बेटा होता है, ठीक है, वो हेनरी है, और उसके बाद इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम मैटिल्डा होता है, MATILDA, मैटिल्डा। अब होता यह है कि हेनरी फर्स्ट का जो बेटा था उसकी पानी में डूब करके डेथ हो जाती है 1120 के आसपास, 1120 के आसपास वो पानी में डूब करके उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद होता यह है कि अब कोई सक्सेसर इनके, ठीक है, जो पैट्रियार्की चली आ रही है वहां पर नहीं बचा था। हेनरी का ये जो बेटा है इसकी पानी में डूब करके मौत हो गई है, तो बची कौन है, मैटिल्डा। मैटिल्डा को यहां का वारिस घोषित कर दिया जाता है। अब यहां पे सिचुएशन लेकिन थोड़ी सी खराब होती है। खराब क्या होता है कि मैटिल्डा क्योंकि एक गर्ल थी, एक लेडी थी, और यहां पर अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं आया है, कोई ऐसा लॉ नहीं आया है जहां पर ये जो है उनको अलाउ कर दिया जाए कि महिलाओं को भी हम राज्य में दर्जा दे सकते हैं, उनको भी हम वहां पे किंग या क्वीन बने दे रख सकते हैं। अब इस सर्कमस्टेंस में क्या होता है जाकर के कि मैटिल्डा से यहां का जो स्टीफन है, जो कि किसका बच्चा है, विलियम द कॉन्करर के बेटी का बेटा, वो आकर के इनसे सत्ता को हथिया लेता है। विलियम द कॉन्करर इस सत्ता को हथिया लेता, स्टीफन यहां पे रूल करना शुरू कर देता है और यहीं से ही आगे चल करके स्टार्ट हो जाता है एक सिविल वॉर का। सिविल वॉर क्यों? क्योंकि मैटिल्डा होगी क्वीन या इधर आकर के स्टीफन होंगे जो है यहां के किंग। इस चीज को लेकर के सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है और इस सिविल वॉर को
हम नाम देते हैं एनार्की। ठीक है, एनार्की या इसे सिविल वॉर कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आने वाली अगली स्लाइड में हम देखते हैं आगे की टाइमलाइंस जो इसी से ही जुड़ी हुई हैं। अब यहां पर क्या है देखिए, 1147 से लेकर के 49 तक सेकंड क्रूसेड। ठीक है, 1147 से लेकर के 1149 तक सेकंड क्रूसेड यहां पर होता है। लेकिन इससे पहले का क्रूसेड जो था वो होता है 1095 में, 1095 में पहला क्रूसेड शुरू किया गया, फर्स्ट क्रूसेड। क्रूसेड क्या है? दैट इज अ वार फॉर रिलीजन। ठीक है, किसको लेकर के? धर्म को लेकर के जब हम लड़ाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्रूसेड। और क्रूसेड के होने के पीछे रीजन क्या थे? तो रीजन ये इससे पीछे ये था 622 में। ठीक है, यानी कि 622 में क्या होता है यहां पर, ठीक है, इस्लाम धर्म की शुरुआत हो जाती है। और इस्लाम धर्म के शुरुआत होने के बाद ही ये जो रिलीजन था, ठीक है, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, इसने बड़ी तेजी से, ठीक है, ऐसी जगहों को जो क्रिश्चियंस डोमिनेटेड थी उनको इन्होंने अपने कब्जे में लेना शुरू किया। सीरिया, इवन जो क्रिश्चियंस का अबॉर्ड माना जाता है जेरूसलेम, उसको भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। और उस समय वही रिलीजन था रोमन कैथोलिक, अभी क्रिश्चियनिटी डिवाइड नहीं है। तो इस चीज को लेकर के वहां पर जो पोप थे उन्होंने एक एक्सपेडिशन यानी कि मुहिम छेड़ दी, जिसमें यह था कि आप किसी भी तरीके से हमारी जो टेरिटरीज हैं, यानी जेरूसलेम जो है, जो सीरिया है, उसको आपको हमें कब्जे से वापस दिलाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहा। ये क्रूसेड काफी सालों तक चला, स्टेप बाय स्टेप ये कई सालों तक चला। फाइनली इसकी एंडिंग मानी जाती है तब जाकर के होती है जब 1517 में 1517 में मार्टिन लूथर एक नया धर्म प्रोटेस्टेंटिज्म को लेकर के आता है। तो ऑटोमेटिकली इसको लेकर के जब पोप की सत्ता को इनकार किया जाने लगा, ठीक है, मनाही होने लगी, तब जाकर के क्रूसेड हम मानते हैं कि एंड होता है। अब इस समय मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से वहां पे अनार्की और सिविल वॉर चल रहा है। तो अनार्की और इस सिविल वॉर जिसको हम नाम देते हैं, वहां पर एक तरफ है स्टीफेन और दूसरी तरफ है मैटिल्डा। स्टीफेन और मैटिल्डा, इनके बीच में यह वॉर चल रहा है। और उसी समय क्या होता है कि अब इस सिविल वॉर को लेकर के इनके बीच में एक ट्रीटी ऑफ विंचेस्टर होती है। ठीक है, क्या होता है? ट्रीटी ऑफ विंचेस्टर और वेलिंगफोर्ड। स्टीफेन रिटेन्स थ्रोन, मैटिल्डा सन हेनरी हायर। ठीक है, क्या होता है कि यहां पर इस ट्रीटी में अब ये युद्ध चल रहा है। हेनरी फर्स्ट का बेटा पानी में डूब करके मर गया है। अब इनके पास कौन बचेगा? मैटिल्डा को क्वीन वहां पे बनने नहीं दे रहे हैं। अब इस सिविल वॉर की उहापोह में यह डिसीजन लिया जाता है, यह ट्रीटी पे समझौता किया जाता है कि स्टीफेन को ये, ठीक है, वहां का किंग बने रहने देंगे, लेकिन स्टीफेन के बाद मैटिल्डा का जो बेटा होगा, हेनरी जिसका नाम है, वो जाकर के यहां पे रूल करेगा। ठीक है, उसका नाम हेनरी सेकंड, मैटिल्डा का बेटा जो होता है उसका नाम है हेनरी सेकंड, और वो यहां पर इसके बाद रूल करना शुरू करता है। यह सिर्फ एक ट्रीटी नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि एक डिस्प्यूट को इन्होंने सेटल नहीं कर दिया, बल्कि इस ट्रीटी या इस डिस्प्यूट में ये हमने देखा कि यहां पर अभी भी एक ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है जहां पर फीमेल का क्वीन बने रहना, ठीक है, या उसका क्वीन बनना पैट्रियार्की को एक्सेप्ट नहीं है। जिस तरीके से रजिया सुल्तान को इंडिया में, ठीक है, वहां पे रूल करने नहीं दिया जाता है, उसी तरीके से हाल मैटिल्डा का भी है। यानी कि सोसाइटी में चेंजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करते हैं एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में। बस ये होता है कि कौन सी सोसाइटी अपने पास्ट के किए गए, ठीक है, बुरे कामों को, गलत कामों को एक्सेप्ट करके अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू कर दे, और कौन सी है जो रिजिड रहती है, जो बिल्कुल भी चेंजेस वहां पर नहीं चाहती है। अब हेनरी सेकंड को वहां का शासक घोषित कर दिया जाता है, और ये 1154 से लेकर के 89 तक यहां पर रूल करते हैं। 1154 से लेकर के 1189 से 89 तक। उसके बाद अगला है टाइमलाइन में 1155, पोप एलिजाबेथ ग्रांट्स हेनरी लॉर्डशिप ऑफ आयरलैंड। ठीक है, पोप ने क्या किया? इनको यहां का, ठीक है,
आयरलैंड का लॉर्ड बनाया किसको? हेनरी सेकंड को, ताकि वो जो आयरिश चर्च है, जो आयरिश चर्च है उसको वो रिफॉर्म कर सकें। समझ रहे हैं? 1155 में पोप ने इनको वहां का क्या कर दिया, ठीक है, आयरलैंड का लॉर्ड बनाया, जिसका पीछे रीजन ये था कि आयरिश चर्च में रिफॉर्म कर सकें। अब आगे देखिए क्या होता है। 1164 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लैरेंडोन, हेनरी सीक्स कंट्रोल ओवर चर्च। ये एक बड़ा इंसिडेंट था, एक बड़ा इंसिडेंट था। और इस इंसिडेंट में बड़ी मजे वाली बात यह होती है कि क्या होता है कि अभी तक पोप जिनको जो है जिम्मा दे रहे हैं कि आपको चर्च में सुधार करना है, ठीक है, और उन वहां का लॉर्ड जो है इनको अपॉइंट किया जाता है। अब हेनरी की सिचुएशन ऐसी आ गई, किसकी? हेनरी सेकंड की, कि उनको चर्च के ऊपर ही कंट्रोल करना था। एक बहुत फेमस प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि लिखा गया किसके द्वारा? टीएस एलियट। बहुत फेमस प्ले है। मॉडर्न साइकोलॉजी को टीएस एलियट ने अपने इस प्ले में जोड़ा हुआ है। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक वीडियो इस पर जरूर बनाऊंगा। तो यहां पर क्या होता है कि हेनरी सेकंड ने चर्च को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पोप के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो थी आर्क बिशप की। आर्क बिशप की पोस्ट को यहां पर क्या होता है कि इन्होंने अपने दोस्त, हेनरी सेकंड ने अपने दोस्त टॉमस बैकेट, टॉमस बैकेट को क्या करते हैं, वो कैंटरबरी का आर्क बिशप बना देते हैं। अभी तक वही आर्क बिशप जो इनके साथ गेम को खेलते थे, शिकार पे जाया करते थे, सारे गेम्स को साथ में खेलना, लाइफ को एंजॉय करना। हेनरी सेकंड और आर्क बिशप एक अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। लेकिन अब जब आर्क बिशप बनाया गया किसको? टॉमस बैकेट को, तो उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई जिस तरीके से हम मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर में देखते हैं कि जब अलगू चौधरी पंच बने तो उन्होंने जुम्मन शेख, ठीक है, को यह नहीं समझा कि इनका दोस्त है, और बाद में जुम्मन शेख ने भी नहीं समझा कि अलगू चौधरी इनका दोस्त है। तो वही सिचुएशन, वही सर्कमस्टेंसेस हो गई इनके सामने टॉमस बैकेट की। हेनरी सेकंड चाहते थे कि पूरी मोनोपोली उनकी रहे, हर जगह एकाधिकार हो, और इससे बेहतर क्या बात हो सकती थी कि उन्हीं का जो फ्रेंड है वो वहां पर जाकर के आर्क बिशप बन जाए। इनको आर्क बिशप बनाते हैं, और जैसे ही ये अपनी चलाना शुरू करते हैं, आर्क बिशप यानी कि टॉमस बैकेट ने इनके सारे प्रपोजल्स को, ठीक है, जो गलत थे उनको रोकना शुरू कर दिया, स्टॉप करना शुरू कर दिया। और इस बात से हेनरी सेकंड इतना ज्यादा एग्रेसिव हुए कि आर्क बिशप से और उनकी एनिमिटी हो जाती है। और यही होता है 1164 में। आप टाइम पीरियड को देखेंगे तो 6 साल के लिए, 6 इयर्स के लिए टॉमस बैकेट एग्जाइल पे चले जाते हैं। कहां पर? फ्रांस में। और आगे वो लौटते हैं 1170 में। आगे देखते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लैरेंडोन, हेनरी सिक्स कंट्रोल ऑफ चर्च हो गया। 1167 एक बड़ी घटना क्या होता है? ऑक्सफोर्ड हॉल्स ऑफ रेजिडेंस फॉर इंग्लिश स्कॉलर्स फाउंडेड, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक नया क्या होता है? ऑक्सफोर्ड हॉल्स को ओपन किया जाता है। किसके लिए? इंग्लिश स्कॉलर्स के लिए। और ये इंग्लिश स्कॉलर्स जो कि इसके पहले कहां रह चुके थे? यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में। इनके लिए यहां पे ऑक्सफोर्ड हॉल को खोला जाता है। थोड़ा सा पहले एस्टेब्लिश हुई थी ये यूनिवर्सिटी वहां पर। उसके बाद आता है 1169 से लेकर के 71 का दौर, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि इन्वेजन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड का अटैक होता है, लेड बाय रिचर्ड ऑफ क्लेयर। किसके द्वारा? रिचर्ड ऑफ क्लेयर के द्वारा। आगे देखते हैं 1170 टॉमस बैकेट मर्डर्ड, यानी कि टीएस एलियट का प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको जानते होंगे, ठीक है। ये जानते हुए टॉमस बैकेट की हाँ उनकी जान को खतरा है, इंग्लैंड में जाएंगे तो शायद, ठीक है, हेनरी सेकंड उनको ना मारें, सॉरी उनको मार देंगे। ये जानते हुए टॉमस बैकेट वापस यहां पर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से टीएस एलियट ने यहां पे कोरस का इस्तेमाल किया है, जो कि कैंटरबरी गांव की औरतें हैं, और वो यहां पर अज्यूम कर रही हैं कि शायद विंटर शैल कम ब्रिंगिंग डेथ फ्रॉम द सी। जो विंटर आ रही है वो समुद्र से डेथ को लेकर के आ रही है। किसकी डेथ होने वाली है? टॉमस बैकेट की।
यहां पर बहुत अच्छी तरीके से यहां पे दिखाया गया किस तरीके से कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेयर का रोल है हमारे माइंड का। आर्क बिशप जो कैंटरबरी के हैं, टॉमस बैकेट, उनके माइंड में मार्टिर बनने की इच्छा है अनकॉन्शियस लेयर में। हालांकि अपनी उस इच्छा पे उनके सरमन से हमें पता चलता है कि उन्होंने ओवरकम किया, लेकिन फाइनली जाकर के क्या होता है, उनको हम मार देते हैं। ठीक है, हेनरी सेकंड के आदमी आते हैं और उनको मार देते हैं। इसके पहले हालांकि कई अलग तरीके से इसको रिलीजन से, माइथोलॉजी से, हर तरीके से टी.एस. एलियट ने जोड़ा है। जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट किया गया था टेम्पटर्स के द्वारा जब वो एग्जाइल पर थे, उसी तरीके से यहां पर भी टेम्पटर्स आते हैं। जीसस क्राइस्ट को 3 टेम्पटर्स ने टेम्प्ट किया था, यहां पे चौथा टेम्पटर भी आता है जो कि टॉमस बैकेट का ही अनकॉन्शियस लेयर का उनका, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव था। नाउ माई वे इज क्लियर, नाउ इज द मीनिंग प्लेन, temptation shall not come in this kind again, the last temptation is the greatest reason to do right deed for wrong reason। ऐसी बातें करते हैं टॉमस बैकेट, और लेकिन क्या होता है, बाद में उनको हम मार देते हैं। तो ये जोड़ा जाता है जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, यहां पे लोगों के सिन से, ठीक है, लोगों के पाप के कारण वो अपने आप को मार देते हैं। उसी तरीके से टॉमस बैकेट का जो खून है, जो रक्त है, वो वहां के जो सिन है, जो पाप हैं, उनको वो धो रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, मर्डर आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और कितने साल का कॉन्फ्लिक्ट था, 6 ईयर का, 6 साल तक ये एग्जाइल पे रहते हैं विद हेनरी ओवर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ चर्च एंड स्टेट। और बाद में जाकर के टॉमस बैकेट को कैनोनाइज किया जाता है 1170 थे। कैनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट डिक्लेयर करना किसी को। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी को सेंट डिक्लेयर करते हैं। हालांकि ये जो सिस्टम है वो रोमन कैथोलिसिज्म में है, बस रोमन कैथोलिसिज्म में। आगे चल करके रोमन कैथोलिसिज्म की जो अलग ब्रांच आई, इससे टूट करके बना प्रोटेस्टेंट, वो इस चीज को अनबिब्लिकल मानता है। क्योंकि इस तरीके से हम तो सेंट्स को बार बार जो है डिक्लेयर करते जाएंगे और एक गॉड के बाद हम दूसरे गॉड का निर्माण कर रहे हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म जो धर्म था, मार्टिन लूथर जो लेकर के आते हैं, वो इस पर भी ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं, ये सब चीजें क्या हैं, अनबिब्लिकल हैं, हम इनको नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं 1174 ट्रीटी ऑफ फेलाए। ठीक है, विलियम फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड पेज होमेज टू हेनरी। ठीक है, क्या होता है, ट्रीटी ऑफ फेलाए होती है, जो कि विलियम फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड होता है, वो आता है। ठीक है, और वो इनके खिलाफ, यहाँ के जो राजा थे उनके खिलाफ वो एक रिवोल्ट कर देता है और इनके कई सारे कैसल्स को वो अपने कब्जे में कर लेता है। हालांकि ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ फेलाए, उसके जरिए क्या होता है, स्कॉटलैंड का जो ये किंग था, ठीक है, ये जो रूलर था, उसने क्या किया, इनके जो लूटे हुए, इनके जो कब्जे में अपने किए गए, ठीक है, जो कासल्स थे, उनको वो लौटाता है और हेनरी को होमेज करता है। ठीक है, इनकी चीजें जो है वो उनको वापस कर देता है। उसके बाद 1187 जेरूसलेम रीटेकन बाय सलाडीन। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है, इस्लाम धर्म की जो कम्युनिटी है, वो लोग इनके अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी जगहों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। सीरिया हो गया, जेरूसलेम हो गया, इजिप्ट, इन सब जगहों को वो अपने कब्जे में ले रहे हैं। और एक समय आया कि 1095 में क्रूसेड की जो मुहिम थी, उसके तहत जेरूसलेम को आजाद करा लिया गया था। लेकिन क्या होता है कि यहां पर बैटल ऑफ हैटिन, एक युद्ध होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ हैटिन, HATIN, बैटल ऑफ हैटिन में सलाडीन, जो कि क्या था, एक ओटोमन टर्क था, एक ओटोमन टर्क था, वो क्या करता है कि यहां पर फिर से उस जगह को वो रिटेन कर लेता है। वो एक इजिप्ट का सुल्तान था और यहां से वो क्रूसेडर से अपनी इस जगह को, जेरूसलेम को फिर से वापस ले लेता है। आगे देखते हैं 1189 से 92 थर्ड क्रूसेड, तीसरी बार क्रूसेड को शुरू किया जाता है, फिर से धर्म युद्ध को भेजा जाता है होने के लिए। उसके बाद 1189 रिचर्ड फर्स्ट सन ऑफ हेनरी सेकंड, ठीक है, ये कौन होता है, रिचर्ड फर्स्ट, जो कि सन ऑफ हेनरी सेकंड है। ठीक है, लीड्स क्रूसेड टू होली लैंड, ये क्या करता है, क्रूसेड को लीड करता है, यानी कि थर्ड क्रूसेड को। हेनरी सेकंड के बाद कौन राजा बनता है यहाँ पे, रिचर्ड फर्स्ट, उसका बेटा। उसके बाद है 1199 जॉन फर्स्ट ब्रदर ऑफ रिचर्ड, यानी कि 1189 तक, ठीक है, 89 से रिचर्ड फर्स्ट रूल करना शुरू करते हैं और 10 साल तक उनका रूल रहता है 1199 तक। यहां उनके बाद, रिचर्ड के बाद, इनका भाई जॉन फर्स्ट जो है वो यहां का राजा बन जाता है। 1202 to 4 फोर्थ क्रूसेड, चौथी बार क्या किया गया, क्रूसेड को शुरू किया जाता है। ठीक है,
आगे देखते हैं 1209, 1209 का समय जब क्या होता है, कैम्ब्रिज हिल्स ऑफ रेजिडेंस एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, क्या किया गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को, ठीक है, यहां पे एस्टैब्लिश किया जाता है। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्या होता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन की गई क्योंकि ऑक्सफोर्ड के जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, ऑक्सफोर्ड के कुछ स्कॉलर्स अपने आप को राइट्स से बचाने के लिए, यानी कि दंगों से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, यहां से भागते हैं, माइग्रेट करके वो आते हैं और यहां पर एक नई यूनिवर्सिटी को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है 1215, 1215, ये एक बड़ा जो है, एक जो है मेजर इंसिडेंट था इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में, जब मैग्ना कार्टा लिबरेटम, ठीक है, मैग्ना कार्टा लिबरेटम, जहां पे क्या होता है, इसका मतलब ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम, या इसको ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है। इट वाज अ पीस बिटवीन किंग एंड द रेबल बैरन्स, ठीक है, वहां पे जो बैरन्स थे, ठीक है, जो रेबल में थे, उनके बीच में पीस एस्टेब्लिश करने का एक जरिया था। ठीक है, इट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू चर्च राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू बैरन्स फ्रॉम इलीगल इंप्रिजनमेंट। ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा था प्रोटेक्शन किनको, जो बैरन्स थे उनको, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से इंप्रिजनमेंट, यानी कि उनको जेल में भेजा जा रहा था। इस वजह से ये मैग्ना कार्टा आता है। आगे है 1216, हेनरी थर्ड सन ऑफ जॉन 9 years old। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जॉन आता है यहां पे और वो 9 साल की उम्र में यहां पे राजा बनता है। सॉरी, जो है सन ऑफ जॉन है कौन, हेनरी थर्ड, वो यहां का राजा बनता है। 1220 एक फेमस बुक आती है, दैट इज नोन एज द आउल एंड द नाइटिंगेल, एंड एनोनिमस पोयम केम। ठीक है, उसके बाद 1228 to 29 फिफ्थ क्रूसेड, पांचवा क्रूसेड जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद 1237 ट्रीटी ऑफ यॉर्क, एंग्लो स्कॉटिश बॉर्डर फिक्स्ड। ट्रीटी ऑफ यॉर्क ये किसके बीच में साइन की गई थी, ये साइन की गई, ठीक है, हेनरी, सॉरी, जो वहां पे किंग थे उस समय, हेनरी थर्ड, और जो है इनके अलेक्जेंडर ऑफ स्कॉटलैंड, अलेक्जेंडर ऑफ स्कॉटलैंड के बीच में यह ट्रीटी जो है वो साइन की जाती है। और इस ट्रीटी के तहत ये बातें की जाती हैं कि इनका जो बॉर्डर था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, वो अब डिसाइड हो गया, इनकी सीमाएं तय कर दी गई कि आपका बॉर्डर यहां तक है और उनका बॉर्डर यहां पर है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। आगे देखते हैं, ट्रीटी ऑफ यॉर्क, एंग्लो सैक्सन स्कॉटिश बॉर्डर फिक्स्ड, ये हो गया। अगला है 1248 to 54 सिक्स्थ क्रूसेड, यानी कि 1248 से लेकर के 54 तक छठवां क्रूसेड शुरू किया जाता है। आगे है 1337, ठीक है, 1337 एक मेजर इंसिडेंट, एक मेजर, ठीक है, घटना थी। और ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे शुरू होता है 100 years वॉर, 100 years वॉर। ये 1337 से लेकर के, ठीक है, 100 साल तक लगभग ये चलता है, इसलिए इसका नाम 100 years वॉर है। स्टार्ट तो हुआ था इस वजह से कि ये जो है क्या रहेगा, यहां पे देखिए, बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये वॉर स्टार्ट होता है। और कौन कौन से होते हैं, हाउस ऑफ प्लेंटाजेनेट लैंकास्टर, आपको याद होगा, वॉर ऑफ द रोजेस में एक फैमिली ये थी, ठीक है, जिसके बीच में वॉर हो रहा है, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से ये थे, एंड हाउस ऑफ वेलॉय, ये कहां से थे, फ्रॉम फ्रांस, हाउस ऑफ लैंकास्टर, सॉरी, हाउस ऑफ प्लेंटाजेनेट या लैंकास्टर, और दूसरी तरफ थे हाउस ऑफ वेलॉय, इनके बीच में ये वॉर हुआ था, 100 years वॉर। ठीक है, पहले तो क्या हुआ, वर फाइटिंग इन दिस वॉर, देयर वाज इनिशियल विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड इन दिस वॉर, बट अ मैजिकल फिगर जोन ऑफ आर्क अपीयर्स। पहले तो ये युद्ध स्टार्ट होता है इस बेसिस पर कि जो है क्या यहां पे होगा, पॉलिटिक्स की बात होती है कि हाँ, एक धर्म की तरीके से आप कह सकते हैं स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में ये जो युद्ध है वो इस तरीके से बन जाता है कि कौन सी कंट्री पूरे यूरोप पर गवर्न करेगी, कि इंग्लैंड करेगा या स्कॉटलैंड करेगा। तो पहले क्या होता है, इंग्लैंड जो है वो जीतना शुरू करता है, इस युद्ध को जीतना शुरू करता है, लेकिन तभी
फ्रांस में एक मैजिकल लीडरशिप, जिसके बारे में कई सारी जो है किताबें लिखी गई हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस जीबी शॉ का प्ले है सेंट जोन। सेंट जोन, ठीक है, जो प्ले है उसमें जीबी शॉ ने बताया है इनके बारे में कि कैसे एक बहुत ही छोटे कम उम्र की लड़की, जब सब सारे फेल हो रहे हैं, फ्रांस का हर इंडिविजुअल जो है अपने देश को बचाने के लिए फेल हो रहा है, ठीक है, सारे उनके योद्धा फेल हो गए हैं, उस समय एक छोटी सी लड़की आती है और वो कहती है कि मुझे जो है गॉड्स के, ठीक है, मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, और मुझे जो है आप सेना प्रोवाइड करिए और कुछ जो है घोड़े, और मैं जाकर के युद्ध को लड़ूंगी। पहले तो वहां के जो राजा थे वो इस चीज को अलाउ नहीं करते कि कैसे ये पॉसिबल है कि एक लड़की जो है, ठीक है, यहाँ पे रहते हुए हमारे जो है यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जहां पे इंसान में जो है पुरुष जो है वही प्रधान है, वहां पे एक महिला कैसे लड़ सकती है। लेकिन फाइनली कोई ऑप्शन ना देख करके यहां पर क्या होता है कि जोन जो है उसको यहां पे लीडरशिप दे दी जाती है और वो जाती है, इस युद्ध में लड़ती है और फ्रांस के जो भी जीते हुए पार्ट से इंग्लैंड के लगभग को वो वापस करवा लेती है। लेकिन बाद में ये बड़ी आयरनी है जब जो है इस वॉर को लेकर के, इस लड़की को लेकर के, कि जिस लड़की ने इस युद्ध को लड़ा, अपने आप को उसने डिस्गाइज किया एज अ जो है मेल और वहां पे जाकर युद्ध को लड़ती है, उसी कंट्री ने क्या किया, इसको मार दिया। ठीक है, यहां पे उसको पकड़ते हैं और बाद में हेरेसी के चार्ज में, हेरेसी का चार्ज क्या होता है, जब आप रिलीजन के खिलाफ बोलते हैं, धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उस वजह से, ठीक है, हेरेसी के चार्ज में इसको, जोन को पकड़ लिया जाता है और बाद में उसको जिंदा जला दिया जाता है। और जलाने के बाद यहां पे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद एक कमीशन बैठता है इंक्वायरी के लिए और उस इंक्वायरी में यह पाया जाता है कि जोन जो है वो सही थी, वो गलत नहीं थी और उसका खामियाजा ये मिलता है कि उसकी हम एक स्टेचू लगा देते हैं और उस लड़की को कैनाइज घोषित कर दिया जाता है, यानी कैनाइज कर दिया जाता है, इसलिए उसके नाम के पहले सेंट आ गया। तो पूरी स्टोरी से हमें मतलब ये निकल करके आ रहा है कि हम एक वुमन की पूजा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन वो एक पुरुष प्रधान समाज में, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनको सरपास कर जाए, उनको सुपरसीड कर जाए, ये हमें एक्सेप्ट नहीं है, भले ही वो कितना कुछ कंट्री के लिए कर जाए। अब यहां पे देखिए फिगर, जोन ऑफ अपीयर्स इन द वॉर एंड टर्न्ड द साइड ऑफ वॉर, और इसने क्या किया, पूरे युद्ध को, युद्ध के जो, ठीक है, डिसीजन थे, जो युद्ध के आउटकम था, उसको इसने क्या किया, बदल दिया। वॉर हैड डीप एंड प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है, वार के ये जो युद्ध के थे, डीप एंड प्रोफाउंड इफेक्ट्स, बहुत जो है गहरे प्रभाव वो दोनों कंट्रीज पर छोड़ता है। और मैं वही बात बताता हूं हमेशा कि युद्ध में हम हार जीत के पीछे एक जो बहुत बड़ा फैक्ट है, एक जो बहुत बड़ी जो है रियलिटी है, उसको हम हमेशा स्किप कर जाते हैं। वो ये होता है कि आम इंसान को कितना झेलना पड़ता है। कि इन दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा खत्म हो गई। देखिए इसमें है प्लेग एंड वॉरफेयर, एक तो क्या था, महामारी, ऊपर से क्या हो रहा है, वॉरफेयर ड्रेस्टिकली रिड्यूस द पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या को इसने खत्म कर दिया ड्यूरिंग द 100 years ऑफ वॉर। लगभग जनसंख्या मारी जाती है इसमें। फ्रांस लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि 50% पॉपुलेशन फ्रांस की खत्म हो जाती है, वाइल इंग्लैंड वाज रिड्यूस्ड बाय 20 to 23%, 20 से 33% पे आकर के इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है इस वॉर में। आगे देखते हैं 1340 का टाइम आता है, 1340, जॉफ्री चौसर वाज बॉर्न, जॉफ्री चौसर का जन्म होता है, एंड विद हिम वाज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। जॉफ्री चौसर जिन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को अपनाया, इंग्लिश को उन्होंने सारी भाषाओं में लिखा, फ्रेंच भाषा में, इटालियन भाषा में, उसके बाद इंग्लिश जो कि एक डायलेक्ट थी उस समय, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट उन्होंने उठाया और उस समय का बहुत फेमस वर्क लिखा, दैट इज नोन एज कैंटरबरी टेल्स। उसके बाद 1348 में ब्लैक डेथ का आना, एपिडेमिक महामारी, ओवर स्प्रेड इन इंग्लैंड इन दिस ईयर। ठीक है, 1348 में ये जो महामारी होती है वो नॉर्दर्न यूरोप में, अफ्रीका में और जो है इंग्लैंड में भी, ठीक है, आना वो शुरू हो जाती है। और इसका एक नाम ब्यूबोनिक प्लेग भी था, ब्यूबोनिक
प्लेग भी है इसका नाम। इसके रीजन क्यों हुआ था, जिस तरीके से कोविड को लेकर के हम बात करते हैं कि इसके असली वजह क्या थी, कहां से आया, उसी तरीके से ये प्लेग भी, ये महामारी भी किस तरीके से फैली उसके बारे में बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं है। आगे देखते हैं 1376 1376 का टाइम, गुड पार्लियामेंट अटेम्प्ट्स रिफॉर्म ऑफ कोर्ट करप्शन। ठीक है, पार्लियामेंट दो धड़ों में बटी हुई है, गुड और बैड पार्लियामेंट। तो जो गुड पार्लियामेंट है वो क्या करी, अटेम्प्ट्स प्रयास करती है रिफॉर्म ऑफ कोर्ट करप्शन, यानी कोर्ट में जो भी भ्रष्टाचार था उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करती है। जॉन वाइक्लिफ प्रीचेस डिसइंडोमेंट ऑफ क्लर्जी। ठीक है, वो जॉन वाइक्लिफ इस चीज को यहां पे प्रीच करते हैं। आगे आता है 1381, ये जॉन क्लिफ जो कि फेमस हैं किसकी वजह से, दैट ही इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे अच्छी तरीके से। अभी टाइमलाइन पे देखते हैं 1381 पीजेंट्स रिवोल्ट। यहां पे क्या होता है, किसानों का विद्रोह हो जाता है। और ये किसानों का विद्रोह क्यों हुआ था, इसके पीछे रीजन ये थे कि 100 ईयर्स ऑफ वॉर के कारण, 100 ईयर्स ऑफ वॉर के कारण या प्लेग के कारण आप कर सकते हैं, महामारी के कारण यहां के जो किसान थे, फार्मर्स जो थे, उनके ऊपर अत्यधिक टैक्सेस को इंपोज कर दिया जाता है। बहुत सारे टैक्सेस इनके ऊपर लगा दिए जाते हैं और इस चीज से परेशान होकर के ये जो यहां के किसान थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और ये बहुत फेमस रिवोल्ट माना जाता है उस समय की हिस्ट्री में, नाउ रीनेम्ड ग्रेट रिवोल्ट। और आज हम क्या जानते हैं, इसको जो है ग्रेट रिवोल्ट के बारे में हम इसको हम जानते हैं, या इसका एक और नाम है टायर्स रेबेलियन। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, टायर्स रेबेलियन, टायर्स रेबेलियन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, या इसे हम एक और नाम द ग्रेट राइजिंग के नाम से जानते हैं, द ग्रेट राइजिंग, RISING। ठीक है, उसके बाद ये हो गया ऑक्सफोर्ड कंडेम्स वाइक्लिफ टीचिंग। और उसी समय क्या हो रहा है, ऑक्सफोर्ड यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो कंडेम कर रही है, निंदा कर रही है वाइक्लिफ की टीचिंग को लेकर के। ठीक है, जो रिफॉर्मेशन को लेकर के बात कर रहे थे, यानी कि जो बातें मार्टिन लूथर इतने साल बाद कहता 1517 में, उस चीज का विरोध कर रहे थे कौन, जॉन वाइक्लिफ। इस चीज को लेकर के यहां पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो उसका विरोध कर रही है। आगे देखते हैं 1390 का समय आता है, कुछ यहां पे फेमस किताबें आती हैं, पायस प्लाउमैन, सरगैमे एंड द ग्रीन नाइट। ठीक है, पल, पेशेंस एंड क्लीनेस, ये फेमस कुछ किताबें हैं जो इस टाइम पीरियड में आती हैं। आगे देखते हैं ये कुछ, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066, विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, फ्रांस कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। क्या करता है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में इस जगह को कॉन्कर कर लेता है। नाउ द पीरियड बिकेम एंग्लो नॉर्मन पीरियड। और इस टाइम से, ठीक है, हम इस पीरियड को कौन सा नाम देते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद में क्या होता है, नॉर्मन फ्रेंच बिकेम द डोमिनेंट लैंग्वेज। यहां की जो डोमिनेंट लैंग्वेज हुई वो फ्रेंच हो गई ऑफ द इंग्लिश इलीट। ठीक है, यहां पे जो इलीट थे उनकी वही लैंग्वेज थी फ्रेंच, इंक्लूडिंग द नोबिलिटी। इस इलीट में कौन कौन से आ रहे हैं, नोबिलिटी है, क्लर्जी है एंड कोर्ट ऑफिशियल्स। यानी कि इनकी जो भाषा है कौन कौन से, नोबिलिटी यानी कि जो सभ्य लोग हैं, क्लर्जी जो है, और कोर्ट जो ऑफिशियल्स हैं, इनकी जो भाषा है ये फ्रेंच है। और ये एक स्टेटस सिंबल भी थी उस समय फ्रेंच भाषा को जानना, जिस तरीके से हमारे यहां पर है। ठीक है, कि जो एक खड़ी बोली का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, और एक, ठीक है, जो हमारी डायलेक्ट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट है कि उनकी बातें सुनने के बाद ही हम उनको उनके हिसाब से योकल या इन चीजों की जो है उपाधि दे देते हैं। उसी तरीके से यहां पे था, जो नोबिलिटी थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो रिच थे, उनकी फ्रेंच लैंग्वेज पर पहुंच थी, लेकिन जो आम जनता थी वो डायलेक्ट्स में ही थी अभी तक निर्भर। एज अ रिजल्ट परिणाम ये होता है, मच ऑफ द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि जो भी इस लिटरेचर प्रोड्यूस होता है इस पीरियड में, वाज रिटन इन नॉर्मन फ्रेंच। वो किस भाषा में, फ्रेंच भाषा में लिखा जाता है। विद नॉर्मन्स के आने के साथ रोमन एंड फ्रेंच कल्चर केम इन इंग्लैंड। रोमन और फ्रेंच कल्चर इंग्लैंड में आ जाती है, तो जाहिर सी बात है आना ही है उसको। नाउ द ग्रोथ ऑफ नेशनैलिटी वाज फेल्ट। अब एक नेशनैलिटी की ग्रोथ जो है वो फील होती है। विलियम द कॉन्करर वो चीजों को लूट करके ले जा रहा है,
वो यहां पर अपने लोगों को रख रहा है, लेकिन उसका बेटा, ठीक है, जब यहां पर आता है हेनरी फर्स्ट, जब यहां पे रूल करना शुरू करता है, तो उसकी पॉलिसीज अपने फादर के जैसी नहीं थी। उसने इस देश को अपना देश माना और यहां पर वो सारे सुधार करना शुरू करता है जितना उससे बन पड़ता है। इट वॉज अ ट्रांजिशनल पीरियड, ये एक ट्रांजिशन यानी कि बदलाव का दौर था। इन विच द न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर बिगेन टू ग्रो, जहां पर न्यू लिटरेचर और लैंग्वेज ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखिए, अब यहां पे ये जो बुक है, ठीक है, ब्रूट इज द नेम ऑफ अ वर्क। ब्रूट इज द फर्स्ट सस्टेन्ड अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अ नेशनल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, ये क्या है, पहली ऐसी बुक थी जिसने क्या किया, ठीक है, कोशिश की, अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, ठीक है, कि वो ब्रिटेन की एक नेशनल हिस्ट्री को डिपिक्ट कर सके। ऑल्सो वेल नोन एज, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, और द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन। क्या नाम है इसका, द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन। वॉर्स, क्रिश्चियनिटी, लव, रोमांस एंड आर्थरियन टेल्स, ठीक है, ये सारी चीजें अपीयर इन ब्रूट, इस बार इसमें आती हैं। इट मे बी कॉल्ड द फर्स्ट नेशनल एपिक। नेशनल एपिक क्यों, क्योंकि ये इंग्लैंड को लेकर के बात कर रही है बुक, ठीक है, इसको लेकर के, इंग्लैंड को लेकर के, ना कि जर्मनी को लेकर के, जैसे कि बियोबुल्स में बात की गई, ये चीजें यहां पर नहीं थी। इन इंग्लिश इट डिपार्ट्स फ्रॉम द देन डोमिनेंट लैंग्वेज लैटिन एंड फ्रेंच, ठीक है, टू क्रिएट अ वर्क इन अ लोकल लैंग्वेज, यानी कि भाषा भी कौन सी है, वो भी अब कोलोनाइज भाषा को जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी भाषा में चीजों को लिखना शुरू करेंगे। जिस तरीके से इंडिया में है, बीबी कचरू साहब का नाम है, बृज बिहारी कचरू, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियनाइजेशन दिया किसका, इंग्लिश का। उसी तरीके से यहां पे जैसे धरना, लाठीचार्ज जैसे शब्दों को अंग्रेजी में शामिल किया गया, तो ये उनकी देन है। और यहां पर क्या हो रहा है कि अब लैटिन और फ्रेंच जो उस समय की डोमिनेंट लैंग्वेज थी उससे हट करके यहां पे ब्रूट को, ठीक है, यहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें लिखा जाता है। आगे देखते हैं, द हाई पॉइंट ऑफ द लिटरेचर फ्रॉम द मिडिल एजेस बिलोंग्स टू अ पोएट whose influence on literature across the world has been so vast that all subsequent work must be seen as a derivative। और इनका नाम क्या है, दांते एलिघेरी। यानी कि इस टाइम पे मिडिल एजेस में, पूरे अगर हम वर्ल्ड की उस समय बात करें तो कौन सा राइटर था, दांते एलिघेरी, एक ऐसा नाम, ठीक है, कि सारे लिटरेचर वर्ल्ड के इससे प्रभावित होते हैं, यह माना जाता है कि वो उसी के ही डेरिवेटिव हैं। दांते एलिघेरी एक जो है फ्लोरेंटाइन स्टेट्समैन, जिसने अपनी फेमस किताब डिवाइन कॉमेडी के जरिए, इन्फर्नो, परगेटरी और पैराडाइज के जरिए उसने एक ऐसी एपिक को लिखा जो अभी तक लिटरेचर में सोची भी नहीं गई थी। तर्जारिमा का बेहतरीन तरीके से उन्होंने यहां पे इस्तेमाल भी किया हुआ है। दांते एलिघेरी टाइम पीरियड है 1265 से लेकर के 1321। द फ्लोरेंटाइन स्टेट्समैन, पब्लिक फिगर एंड पोएट, ही इन्फ्लुएंस्ड पीपल लाइक पेट्रार्क। ये पेट्रार्क कौन है, सोनेट को जिन्होंने शुरू किया। पेट्रार्कन सोनेट के बारे में हम बात करते हैं, या पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट, ऐसे सोनेट जो किसमें डिवाइडेड हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट में, ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड होना। और राइम स्कीम कैसी है, ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है, उसके बाद सी डी ई या सी डी सी। पेट्रार्कन सोनेट तो ये वही है, पेट्रार्क एंड बोकैचियो, ठीक है, ये दूसरे नाम थे। हु इन टर्न, ठीक है, पेट्रार्क और बोकैचियो को इन्होंने प्रभावित किया, और इन दोनों ने जाकर के किसको किया है, फर्दर इंस्पायर्ड द यूरोपियन रेनेसेंस। यानी कि आपको याद होगा पेट्रार्कन सोनेट को ही, यानी सोनेट के ही फॉर्म को दो यहां पे इंग्लैंड में राइटर टॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे लेकर के आते हैं। टॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरे, टॉमस वाइट ने तो पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म को ही, ठीक है, शुरू किया, लेकिन अर्ल ऑफ सरे ने एक नया सोनेट का फॉर्म दिया, ठीक है, उन्होंने सोनेट्स को डिवाइड किया 3 क्वाट्रेन और 1 कपलेट में, और उस सोनेट को हम शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट कहते हैं। आगे देखिए, inspired European Renaissance, an era that created the most inspiring works of literature in the Western world। यानी कि रेनेसेंस में जाकर के पूरी तरीके से जब इंडिविजुअलिटी मिली, लोगों को फ्रीडम मिली, okay, और जो भी इन्फ्लुएंस मिला उनको राइटर्स का, यहां पर आकर के जो लिटरेचर यहां पे क्रिएट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में जाकर के वो फेमस होता है। आगे देखते हैं दांते के बारे में कुछ और बातें।
Dante's first major work, Vita Nuova, meaning the new life, depicts Dante's famous love story, his love for Beatrice. Okay, क्या है? Beatrice इनकी beloved हैं. Okay, ये इनकी लव स्टोरी को लेकर के बातें करता है वीटा नोवा. और आपको ये जानकर के इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो डिवाइन कॉमेडी है वहां पर भी इनकी जो बिलेवेड हैं उनका भी जिक्र है. बिलेवेड का यानी कि बेट्रिस का इन्होंने वहां पर भी जिक्र किया हुआ है. 3 किताबें हैं. इन्फर्नो यानी कि हेल, दूसरा है परगेटरी यानी कि अब आपकी सोल को प्योरीफाई किया जाएगा, तीसरा है पैराडाइज. तो इन्फर्नो और परगेटरी के लास्ट सेक्शन तक यहां पर दांते को जो गाइड कर रहे हैं वो हैं वर्जिल. आपको नाम याद होगा वर्जिल, रोमन पोएट जिन्होंने फेमस एपिक को लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज एनीड. वर्जिल उनके गाइड हैं. और परगेटरी के लास्ट सेक्शन से लेकर के पैराडाइज तक इनकी गाइड जो है, जब यहां से वर्जिल चले जाते हैं तो इनकी जो गाइड है वहां पर इनको गाइड कर रही है कौन? बेट्रिस. ठीक है, आगे देखते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, बात कुल मिलाकर के ये है कि बेट्रिस प्रोवाइड्स द इंस्पिरेशन फॉर मच ऑफ दांतेज वर्क. यानी कि दांते के जितने भी वर्क्स हैं उनके लिए इंस्पिरेशन कहां से मिलती है दांते को? ठीक है, बेट्रिस से. इवन दो शी डाइड अर्ली, ठीक है, बड़ी जल्दी उनकी जो है डेथ हो जाती है. ठीक है, लेकिन क्या होता है? द कैथोलिक दांतेज वर्क्स आर पैक्ड विद सिंबलिज्म. यहां पे डेथ उनकी बेट्रिस की पहले ही हो जाती है काफी, लेकिन वही इंस्पिरेशन है इनके सारे वर्क्स को लेकर के. अब ये क्या है? द कैथोलिक दांतेज वर्क्स आर पैक्ड विद सिंबलिज्म. इसका मतलब क्या हुआ कि दांते की डिवाइन कॉमेडी खुद एक एलिगरी है. ठीक है, ये क्या है? एक एलिगरी है. और ये दांते के खुद के एक्सपीरियंसेस को लेकर के, ठीक है, जो वो एग्जाइल पे रहे अपने नेटिव सिटी फ्लोरेंस से. ठीक है, उनका जो नेटिव सिटी था फ्लोरेंस, वहां से वो एग्जाइल पर रहे. तो ये जो बुक है डिवाइन कॉमेडी, वो उनकी खुद की लाइफ को, उनकी खुद की जिंदगी को क्या कर रही है? बयां कर रही है. आगे देखते हैं क्या है आगे. द फेवरेट नंबर इज 3. दांते का जो फेवरेट नंबर है वो कौन सा है? वो 3 है. और इसके पीछे रीजन क्या है बताते हैं आपको. क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो हाई गॉड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हाई गॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो डिसाइडेड होता है किससे? ट्रिनिटी के द्वारा. ये है ट्रिनिटी का फिगर बात करें तो. ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक तरफ है 3 में द सन, ठीक है, द फादर, ठीक है, और दूसरा द सन, द फादर, और तीसरा जो नाम है वो एक और नाम है, मुझे भी याद नहीं, अभी बता देता हूं मैं. ठीक है, इस तरीके से ट्रिनिटी जो है वो यहां पे डिसाइड की जाती है. द फादर, द गॉड, द सन. गॉड एक शायद दूसरा नाम मेरे ख्याल से. तो ये ट्रिनिटी में यानी क्रिश्चियनिटी का जो भी गॉड का कॉन्सेप्ट है वो 3 चीजों से, 3 इनके हाई गॉड हैं, द फादर, द सन, ठीक है, और एक है शायद क्राइस्ट हैं होंगे मेरे ख्याल से, इनसे वो चलता है. तो यहां पे इन्होंने 3 नंबर को लिया हुआ है. यही जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, द फादर, द सन और इसके जो है क्राइस्ट को लेकर के, इन्हीं के हिसाब से वो चल रहे हैं. और इनका फेवरेट नंबर कौन सा है? एक तो 3 है, दूसरा 9 है. लेकिन अगर आप इसको भी देखेंगे तो 3 into 3 होता है, वो तब जाकर के 9 होता है. इसलिए इन्होंने ट्रिनिटी को, ठीक है, लेते हुए क्या किया हुआ है? ट्रिनिटी के हिसाब से इन्होंने डिसाइड किया कि यहां पे हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा. इसके अलावा इन्होंने यहां पर एक और चीज की है कि इन्होंने इस पोयम में कौन सा सेक्शन लिया हुआ है? जो है मीटर को स्टार्ट किया, वो है टर्जारिमा. ठीक है, कौन सा मीटर होता है इनका? टर्जारिमा. तो इसको जो है वो लेकर के यहां पे चलते हैं. आगे देखते हैं. लाइक पेट्रार्क एंड बोकासियो, ठीक है, यहां तक हो गया. एन एरा दैट क्रिएटेड, ये भी हो गया है. दांतेस फर्स्ट मेजर वर्क वीटा नोवा मीनिंग द न्यू लाइफ डिपिक्ट्स दांतेस फेमस लव स्टोरी हिज लव फॉर बीट्रिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. ठीक है, क्या होता है? बीट्रिस प्रोवाइड्स द इंस्पिरेशन ऑफ हिज वर्क्स, ठीक है, इंस्पिरेशन फॉर मच ऑफ दांतेज वर्क इवन दो शी डाइड अर्ली. द कैथोलिक दांतेज वर्क्स आर पैक्ड विद सिंबोलिज्म. ठीक है, वो किससे पैक्ड है? सिंबोलिज्म से. हिज फेवरेट नंबर इज 3. उनका फेवरेट नंबर क्या है?
3 उसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्यों है वो ट्रिनिटी को लेकर के, ठीक है, द फादर, द सन, और तीसरा यहां पर जो है वो है द होली स्पिरिट। वो क्या है? द होली स्पिरिट, ठीक है। इस तरीके से इनकी ट्रिनिटी जो है वो बनती है, और क्या है? द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। एंड 9, अगला इनका नंबर 3 के बाद कौन सा है? 9, यानी कि ये क्या है? 3 टाइम्स 3, 3 into 3। दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोयम इज ओनली अ प्रीफेस फॉर द बुक वाज स्टिल टू कम, ठीक है, यानी कि जो बुक थी वो अभी तक आनी थी, लेकिन कौन सी बुक? वीटा नुआ, जो इनकी फेमस बुक है, दैट इज नोन एज द डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी है, इज दांतेस रिकॉर्ड ऑफ हिज विजनरी जर्नी थ्रू द ट्रिपल रियाम्स ऑफ हेल, परगेटरी एंड पैराडाइज, ठीक है, वो किससे होकर के चल रही है? हेल, परगेटरी और पैराडाइज से। दिस इज द फर्स्ट एपिक ऑफ विच इट्स ऑथर इज द प्रोटैगनिस्ट, पहली ऐसी एपिक है जिसका प्रोटैगनिस्ट खुद इसका ऑथर है, एंड इंडिविजुअल इमेजिनिंग्स द कंटेंट, और यानी कि जो कंटेंट है उसको भी लेकर खुद ही इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, खुद ही सोचा हुआ है इसको। वीव्स टुगेदर द 3 थ्रेड्स ऑफ क्लासिकल एंड क्रिश्चियन हिस्ट्री, ठीक है, कंटेम्प्रेरी मेडिवल पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, और किसको? धर्म को लेकर के। यानी ये जो बुक है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? इनका जो खुद का एग्जाइल था फ्लोरेंस से इनके सिटी को लेकर के, उसको लेकर के वो बातें कर रहे हैं। एंड दांतेस ओन इनर लाइफ इंक्लूडिंग हिज लव फॉर बीट्रिस टू क्रिएट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग पोएम, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। इट वॉज कंपोज ड्यूरिंग एग्जाइल, इज एन एलिगरी ऑफ ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। आगे देखिए, इट इज अ ह्यूज वर्क, द सेक्शन इन्फर्नो कंसिस्ट्स ऑफ 39 कैंटोस, ठीक है, किसने? 39 कैंटोस, और परगेटरी और पैराडाइज दोनों कितने हैं? 33 कैंटोस हैं, और ये पोयम लिखी गई है टर्जा रिमा में, ठीक है, किसमें लिखी गई है? टर्जा रिमा में। नोट है, बिट्रिस अपीयर्स इन द लास्ट 4 कैंटोस ऑफ परगेटरी एंड इन द लास्ट बुक ऑफ पैराडाइज, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, बिफोर चौसर के आने से पहले सम इंपॉर्टेंट वर्क्स, कुछ महत्वपूर्ण वर्क्स थे, केम इनटू एग्जिस्टेंस। दीज आर सर गैवे एंड द ग्रीन नाइट, ये कौन कौन से हैं? सर गैवे एंड द ग्रीन नाइट, पायस प्लाउमैन, पेशेंस, पर्ल एंड क्लीनेस, ये पोएम्स आई। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए, सर गैवे एंड द ग्रीन नाइट इज द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट रोमांसेस इन इंग्लिश। It deals with the story of the life of one of Arthur's famous knights of the Round Table, इनको लेकर के बात करती है। विलियम लैंगलैंड्स पायस प्लाउमैन, ये फेमस बुक है इसकी, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंटली द फर्स्ट प्रोविंशियल वर्क इन इंग्लिश, पहला वर्क है, ठीक है, प्रोविंशियल वर्क इन इंग्लिश, और क्या है? डिपिक्टिंग द लोकल कंट्रीसाइड, यानी कि गांव को चीजों को लेकर डिपिक्ट करता है, एंड लेजेंड्स, और कहानियों को लेकर के। इट इज अ ड्रीम विजन, ये भी क्या है? एक ड्रीम विजन। ये क्या होते हैं? नरेटर जब आपका, ठीक है, जो प्रोटैगनिस्ट है वो सो जाता है, सोने के बाद वो एक ड्रीम देखता है और उसकी बातें वो बता रहा है। वेयर द नरेटर फॉल्स अस्लीप एंड हैज प्रोफेटिक विजन दैट रिवील्स ट्रुथ अबाउट द प्रेजेंट। एक्चुअली द पोएम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द सोसाइटी ऑफ द टाइम, इसको लेकर के वो है। अगली है, पर्ल इंट्रोड्यूस द नैरेटिव फॉर्म ऑफ यूटोपिया, ये क्या है? यूटोपिया फेमस वर्क है यूटोपिया का, कौन सा? टॉमस मोर, तो टॉमस मोर का जो कौन सा वर्क है? यूटोपिया। ऐसा ये क्या होता है? यूटोपिया एक ऐसी जगह होती है जहां पर चीजें सब कुछ ऑर्डर में है, सब कुछ सही है, इसका उल्टा होता है डिस्टोपिया। तो यूटोपिया का मतलब जहां पे चीजें सब कुछ ऑर्डर में है, सब कुछ वहां पर सही है। एंड द ड्रीम विजन, ठीक है, इसको लेकर के उन्होंने किया। पर्ल इज अवेलेबल इन वन मैन्युस्क्रिप्ट विद सर गैवे एंड द ग्रीन नाइट, एक मैन्युस्क्रिप्ट में अवेलेबल है सर गैवे एंड द ग्रीन नाइट, एंड 2 अदर पोएम्स पेशेंस एंड क्लीनेस, ठीक है, 2 और किसमें? पेशेंस और क्लीनेस में। ऑल दीज पोएम्स आर एट्रीब्यूटेड टू द सेम पोएट, ये सारी जो पोएम्स हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? सेम पोएट से, लेकिन पोएट का नाम नहीं पता है, ये एक ही मैन्युस्क्रिप्ट में है, बस वहां पर क्या लिखा हुआ है? पर्ल पोएट। वी नो ओनली एज पर्ल पोएट, पोएट का नाम नहीं है, बस ये है कि हाँ एक ही जो है
पोएट के द्वारा ये सारी कंपोज की गई हैं। नो ऑथर नेम इज अवेलेबल, और किसी भी ऑथर का नाम यहां पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये पोएम्स वैसे ही हैं, एनोनिमस हैं ये भी। तो इस तरीके से आज हमने देखा एंग्लो नॉर्मन पीरियड को लेकर के। अपनी आने वाली क्लास में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसी जो है मिडिल जो है एज का, मिडिल एजेस का अगला जो टाइम पीरियड है, दैट इज नोन एज एज ऑफ चौसर, यानी कि यहां से आकर के इंग्लिश लिटरेचर का जो डेवलपमेंट था वो काफी तेजी के साथ में होता है। इसलिए इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जहां पर हमने आपसे बातें की किस तरीके से वहां पे किंग और क्वीन नहीं जो है क्वीन मटिल्डा को क्वीन नहीं बनने दिया जाता है, सिर्फ अभी मेल लीनियज ही है चल रही है, और इस मेल लीनियज को एबॉलिश किया जाता है कब, वार ऑफ द रोजेस में जाकर के, ठीक है। और दूसरा जो है जो कैटेगराइजेशन है हमारा वो है एज ऑफ चौसर। यहां पर हम डिस्कस करेंगे चौसर की जो बुक्स हैं और फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने किन किन वर्क्स को कंपोज किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।